नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। अब हम कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले भाग संख्या 1 अपन ने पढ़ ली है। अब आगे इस चैप्टर में भाग 2 में अपन इस चैप्टर के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। आज का टॉपिक है संस्थाओं की आवश्यकता। आखिर हमें इन संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है कि इन संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई? हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। यानी पहले अपन उदाहरण के माध्यम से अपने समझा कि जो सरकार है वो किस प्रकार से कार्य करती है, किसी देश को चलाने में किस तरह की गतिविधियाँ शामिल होती है। यानी कोई सरकार जो देश को चलाती है वो किस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। नहीं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सरकार का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार क्या करती है? नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनको शिक्षा स्वास्थ्य जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने की कार्य किसके पास में होता है? सरकार के पास में। वह कर इकट्ठा करती है, यानी अपन से टैक्स लेती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। यानी जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को किसके ऊपर खर्च किया जाता है? सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर और देश के विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर इनका खर्च किया जाता है। वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू भी करती है। देश के अंदर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है और उनको लागू भी किया जाता है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। यानी कौन सी गतिविधियां हैं, किस प्रकार से गतिविधियां संचालित होगी, ये कुछ व्यक्तियों को ही अधिकार है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो वे ये तय करने का भी कोई होना चाहिए। मान लो कुछ गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं, वो बनाई जाती है। उन योजनाओं को बनाने के बाद उसको लागू भी किया जाता है और लागू करने के बाद में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो विवाद भी सुलझाए जाते हैं। तो ये विवाद उत्पन्न हो जाता है तब ये तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि भाई विवाद का है निपटारा किस प्रकार से किया जाए, कौन करेगा, क्या यह सही है या गलत है। सबके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यानी ये जानने की भी आवश्यकता है कि भाई इन कामों को करने के लिए जिम्मेदारी किन किन की है, कौन कौन है इन जिम्मेदारियों को उठाएगा। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन गतिविधियां जारी रहेगी। यानी पदों के ऊपर जो बैठे हुए लोग वो समय के साथ बदलेंगे भी और बदलते भी रहे हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो हमेशा जारी रहती है। ऐसे नहीं कि भाई लोग बदल गए तो उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो भी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। गतिविधियां तो वो जारी रहेगी। लिहाजा आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं और कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती है। यानी ये संस्थाएं अगर अच्छी तरीके से कार्य करेगी तो देश का विकास भी अच्छा होगा और देश तरक्की करेगा। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्य के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। यानी जो देश का संविधान है उस संविधान के अंदर प्रत्येक संस्था ही उन संस्थाओं के अधिकार क्या है और वे किस प्रकार से कार्य करेगी उनके लिए नियम बने हुए हैं। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। तो आपसे पूछे सभी जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा।
मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्यपालिका। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा जो भी नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, अब उन फैसलों को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय जिम्मेदार है, और उस निकाय को अपन कह सकते हैं, क्या कहते हैं, कार्यपालिका। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। यानी मान लो सरकार के द्वारा और नागरिकों के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य किसका है, सर्वोच्च न्यायालय का, यानी न्यायपालिका का। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और इनसे नेताओं के हाथ बंधे होते हैं। यानी जो भी संस्थाएं हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानूनों के साथ में ही वो कार्य करती है। और जो इनके नेता है, उन नेताओं को इन कायदे कानूनों के आधार पर ही उनके हाथ बंधे होते हैं। वो इन्हीं नियमों के आधार पर ही कार्य का संचालन करते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें होती है, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। यानी जो भी ये संस्थाएं हैं, ये समय समय पर बैठकें भी करती है, इनमें कुछ समितियां भी होती है, और उसके कुछ रूटीन काम है, यानी डेली के काम है, यानी उन काम को वो फॉलो करते हुए आती है। कुछ सामान्य रूटीन होता है जिसके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है। यानी कोई भी मान लो नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, तो एक निश्चित प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ये चलेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है कि काम में देरी हो सकती है और कभी कभी परेशानी भी अपन को महसूस होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में पुरानी परेशानियां महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कभी कभी ये महसूस किया जाता है कि भाई इतने सारे व्यक्ति जब साथ में मिलकर फैसले लेते हैं, तो फैसले लेने में अक्सर क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, रूटीन के काम होते हैं जिसके कारण देरी हो जाती है। तो मन में विचार आता है कि क्या सारे फैसले एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जा सकते हैं क्या, तो बेहतर होगा या नहीं। कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, यानी ये कायदे कानून नियम वगैरह क्यों है, इनकी बैठकें क्यों ली जाती है, क्यों बैठकें होती, क्या ये ज़रूरी है। पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। यानी संस्थाओं के जो कामकाज है, रूटीन के काम है, उनको एक नियम बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस प्रक्रिया में कभी कभी समय भी लगता है। लेकिन ये जो समय लगता है वह हमारे लिए क्या होता है, समय के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं, बनाने में जो देरी लगती है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से क्या की जाती है, राय विचार करने का अवसर मिलता है, और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है। लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक संस्था सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई नियम कायदे कानूनों के आधार पर ही ये संस्थाएं कार्य करती है, और इन संस्थाओं के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो विचार विमर्श के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं, और इसी के आधार पर जब विचार विमर्श होता है, उनके बीच में बातचीत होती है, तो इसके द्वारा क्या लग जाता है, समय लगता है। लेकिन जो समय लगता है उसके द्वारा जो नियम वगैरह कायदे कानून बनते हैं वो जनता के लिए हितकारी होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे संसद। अपने कार्यालय विज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है, शायद नहीं, चूँकि यह फैसला संसद ने नहीं किया। यानी जो कार्यालय विज्ञापन आया, आपने पहले पढ़ा, वो शायद फैसला संसद ने नहीं लिया।
लिहाजा आपको लग सकता है कि इन फैसलों में संसद की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या इसमें संसद का कोई जिक्र है, था, या हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ बात कही। यह फैसले सीधे संसद में नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। यानी जब ये फैसला ले लिया गया तो इसकी रिपोर्ट पर संसद में बहस भी हुई थी, और इसकी वजह से सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा। यानी इसी के आधार पर जो बहस हुई, सिफारिशें बहस हुई, जिसके कारण मंडल आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई उसका सरकार के ऊपर क्या पड़ा, दबाव पड़ा। अगर संसद इन फैसलों के पक्ष में नहीं होती तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। यानी संसद अगर इन फैसलों के पक्ष में नहीं होती, यानी मंडल आयोग के फैसलों के पक्ष में नहीं होती, तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सरकार ये कदम नहीं उठा सकती थी। आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके ये कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसलों को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। अब आगे पढ़ेंगे। ऊपर वाला थोड़ा सा ये इतना विशेष नहीं है, लेकिन अब महत्वपूर्ण है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, यानी संसद हमारे लिए आवश्यक क्यों है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करती है। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत निर्वाचित जो जनप्रतिनिधियों की जो सभा है, वे जनप्रतिनिधि जनता की ओर से जो उनके सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार है उन अधिकारों का क्या करती है, उपयोग करती है। यानी जनता के जो राजनीतिक अधिकार है उन राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं, जनप्रतिनिधि। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। यानी जो भारत के अंदर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा है उस राष्ट्रीय सभा को अपन क्या कहते हैं, संसद। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। तो राज्य स्तर पर इसे क्या कहा जाता है, विधानसभा। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, यानी अलग अलग देश तो और उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के जो राजनीतिक अधिकार है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके उपयोग किस प्रकार से होते हैं, वो जनप्रतिनिधि जनता के राजनीतिक अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई कानून बनाने का अधिकार किसके पास में, संसद के पास में। कानून बनाने या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन संस्थाओं को विधायिका कहते हैं। तो विधायिका का आपसे पूछे कार्य क्या है, विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण करना। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है, या मौजूदा कानून को ख़त्म कर उनकी जगह नए कानून बना सकती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई विधायिका क्या क्या कर सकती है, कानूनों को, नए कानूनों को बना सकती है, पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है, मौजूदा जो कानून है उस कानून को समाप्त भी कर सकती है और उसकी जगह नए कानून बना भी सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकार का उपयोग करती है। यानी संसद सरकार जो चलाने वाले व्यक्ति है, सांसद है, उनके ऊपर वो क्या करके रखती है, नियंत्रण करके रखती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है।
संसद के पूर्व समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकती है। सरकार के हर पैसों पर संसद का क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी सरकार के जो पैसे हैं उनके ऊपर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जाता है। यानी जो सार्वजनिक पैसे हैं उनको खर्च करने के लिए संसद की क्या लेनी पड़ती है, सरकार को मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर सरकार के संसद के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है तो सरकार उन सार्वजनिक पैसों को खर्च नहीं कर पाती है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। यानी सार्वजनिक मसले हो या फिर किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा या फिर उसमें बहस करनी है तो ये संसद ही है जो उसके बारे में, यानी सार्वजनिक मसलों के बारे में, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है। संसद किसी भी मसलों में सूचना मांग सकती है। यानी किसी भी सूचना को संसद के द्वारा अपने पास में मंगाया जा सकता है, यानी उसके ऊपर वो विचार कर सकती है। संसद के दो सदन। अब संसद के कौन से सदन है दो, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया। इन्हें चैम्बर या सदन कह सकते हैं। यानी अपन उसको सदन भी कह सकते हैं या फिर उसको चैम्बर भी कह सकते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर किसके द्वारा चुने जाते हैं, सीधे जनता के द्वारा। जैसे अपन के लोकसभा के सदस्य वो सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, और जनता की ओर से असली अधिकारों का वो उपयोग भी करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी पहले में जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उनका, और जो दूसरे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्यों, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है। तो आपसे पूछ सकते हैं, तो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसका मुख्य कार्य क्या है, विभिन्न राज्य हो, क्षेत्र हो या संघीय इकाई के जो हित है उन हितों की वो क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। यानी वो राज्यों के हितों के बारे में कार्य करते हैं। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। हमारे देश इन भारत के अंतर्गत संसद के कितने सदन हैं, दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा जिसको अपन कह सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं, दो सदन, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को अपन कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति किसका हिस्सा है, संसद का। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्या राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य है, तो नहीं। राज्यसभा का सदस्य है, तो नहीं। ये दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। यानी जो भी संसद के फैसले हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर होते हैं तभी वो आगे जाकर लागू होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे लोकसभा बनाम राज्यसभा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है, राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को कभी कभी लोअर हाउस कहा जाता है। यानी राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को किसके द्वारा किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस के नाम से। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं की गई। ये भाषा इस्तेमाल में नहीं की गई हमारे संविधान के अंतर्गत। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अधिकतर मसलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास में भी। तो यहाँ पर नीचे कुछ राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं।
किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। यानी कोई भी सामान्य कानून हो उसको पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की अधिक संख्या होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलती है। यानी जब नया कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून बन जाता है। अगर दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके बाद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक के अंतर्गत प्राथमिकता अधिक किसकी रहती है? लोकसभा की प्राथमिकता अधिक देखने को मिलती है। यानी बहुमत अधिक किसका है? लोकसभा का। लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकारों का उपयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंधित कोई कानून पारित किया जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की यानी 14 डेज की देरी कर सकती है या इसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। ये लोकसभा का अधिकार है कि वे इन सुझावों को माने या ना माने। यानी लोकसभा पैसों के मामले में राज्यसभा से अधिक अधिकार रखती है। यानी सरकार का बजट हो या पैसों से संबंधित कोई भी कानून हो, वो जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको खारिज नहीं कर पाती। वो अधिक से अधिक क्या करेगी? उस विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है या फिर उसको में कोई संशोधन के सुझाव दे सकती है। अब ये संशोधन के सुझाव लोकसभा का माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। यानी तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं। यानी प्रधानमंत्री जब सरकार में बना रहता है तो उसको लोकसभा में बहुमत हासिल होना जरूरी है। अगर लोकसभा के सदस्य ये कह दें कि भाई हमें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री अपने पद को छोड़ देते हैं। आगे लोकसभा में एक दिन की चर्चा है, इतना कोई विशेष नहीं है। आगे अपन राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में अगले भाग के अंतर्गत बात करेंगे। नमस्कार।